जी, तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सभी लोगों का अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो हमने कल कवर किया था स्टेट गवर्नमेंट और उसमें हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा कि गवर्नर की क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती है। हमारे जो गवर्नर हैं वो उनका टेन्योर कितना होता है, उनके क्या क्या आर्टिकल्स हैं, वो हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर किया। आज हम पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जिसमें हम पढ़ रहे होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, यानी कि राज्य की जो विधानसभा होती है उसके बारे में। एक सेकंड होल्ड कीजिए। किसका है? जी, तो हम बात कर रहे थे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी राज्य की जो विधानसभा होती है और जो विधान परिषद होती है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हालांकि अभी मेरे पास कल बच्चों के जो है कमेंट थे, उसमें बच्चों ने बताया कि सर अभी हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी आ रही हैं और जो है अभी एमपीपीसीएस भी बच्चों ने भरा हुआ है और अभी यूपी पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी राजस्थान पीसीएस भी आ रहा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल आ रहा है, आपका एसएससी सीपीओ आ रहा है और कांस्टेबल आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भी आ रहा है वैकेंसी, और अपकमिंग वैकेंसी बैंकिंग की भी आ रही है आपकी। और लेखपाल तो है ही, मैंने आपको बताया है, लेखपाल भी है। और आपके जो यूपीएससी का जो एग्रीकल्चर वाला है वो भी चल रहा है आपका, और सीजीएल तो आ ही चुका है, आप जानते हैं। और यूपीएससी 2021 भी आने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए बच्चों ने रिक्वायरमेंट की है कि सर एक ऐसा कॉम्बो बैच बनाया जाए स्पेशल जीएस का, जिसमें हम एक ही बैच में दो चीज़ें कवर कर सकें। तो अभी एक स्लॉट खाली है, तो हमने सोचा है कि हम एक बैच लॉन्च करेंगे अभी कुछ ही दिनों में, उस पर अभी हम काम करेंगे। जैसे कि लगभग 20 या 25 तारीख तक हम उसको सोचेंगे। तो वो बैच होगा, सबसे पहले वो कॉम्बो बैच होगा जिसमें हम दो सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे, जिसमें क्योंकि अगर हम पूरे टाइम में तीन सब्जेक्ट या चार सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं तो वह बच्चे उसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी और वो टाइमिंग भी ज़्यादा लेगा। और बच्चे ऑलरेडी कोई मैथ्स पढ़ रहा है, कोई रीजनिंग पढ़ रहा है, कोई हिंदी पढ़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप जो है अफोर्ड नहीं कर पाओगे, आप उसको टाइमिंग में सेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमने सोचा है कि जीएस के हम दो दो पर्टिकुलर कॉम्बो बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें जो पहला बैच होगा वो होगा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड इंडियन हिस्ट्री। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके साथ ही हम लेकर के चलेंगे इंडियन हिस्ट्री को, और ठीक उसी तरीके से हम पढ़ेंगे जिस तरीके से हम एक सेपरेट बैच में पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये होगा कि उसमें जो क्लासेस होंगी हमारी वो डेली 1 1 आवर की होंगी, ठीक है। और उसमें हम केवल बीच में 5 मिनट का टाइमिंग रखेंगे, 5 मिनट का ड्यूरेशन रखेंगे हम उसमें एक ब्रेक के तौर पे, और उसके बाद फिर हम क्लास होगी। तो यानी पहले 1 घंटा क्लास होगी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, और फिर 1 घंटा होगी क्लास आपकी इंडियन हिस्ट्री की। तो उसमें वो जो कॉम्बो बैच होगा उसमें ये बेनिफिट होगा कि आप हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन को साथ साथ रिलेट करते चलेंगे। उसके बाद हम दूसरा कॉम्बो बैच लेकर के आएंगे, जो है दूसरा बैच होगा आपका जो है ज्योग्राफी और इकोलॉजी और ईवीएस का, ठीक है। तीसरा कॉम्बो होगा इकोनॉमिक्स और आपका जो है इकोनॉमिक्स, और उसके साथ हम लगाएंगे करंट अफेयर, ठीक है। और उसके बाद करंट अफेयर का तो बैच अलग से होगा। तो अभी 20 तारीख को, 20 या 25 तारीख तक हम एक बैच लॉन्च करेंगे। तो जो बच्चे ऑनलाइन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हाँ एक इशू और है, बच्चों का ये भी मानना है कि सर लेवल को जितना टफ से टफ किया जाए। देखो बच्चे अभी पॉलिटी स्पेशल 5 भी मैं इसकी क्लास पे ले रहा हूँ, पॉलिटी स्पेशल 5 के भी बच्चे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, लगभग 98% बच्चे सेटिस्फाई हैं। लेकिन
जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कंटेंट इसमें कम है, क्योंकि वहाँ पे डिटेलिंग थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम जो भी बैच बनाएंगे उस बैच में ध्यान रखेंगे कि पूरी तरीके से वो स्टेट पीसीएस को टारगेट करे, आपका एसएससी को टारगेट करे, आपका जो भी एसएससी सीजीएल को टारगेट करे, यूपीएससी प्री को टारगेट करे 2021 को, और पूरी तरीके से वो एक बाइलिंगुअल बैच हो, और उस बैच की जो भी अफोर्डेबल फीस होगी वो ही निर्धारित की जाएगी। और ऐसा नहीं कि दो बैच एक साथ चलेंगे तो उसमें कंटेंट कम होगा, कंटेंट बिल्कुल अपडेट मिलेगा, 2021 और 22 का कंटेंट मिलेगा। और आपको बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि जितने मेरे बैच लॉन्चेस होते हैं, जितने बैच लॉन्च होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं डिफरेंस भी रखता हूँ। तो इस बैच में भी डिफरेंस होगा, साथ ही हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हिस्ट्री स्पेशल पढ़ना, तो वो बच्चे हिस्ट्री स्पेशल के लिए वेट कीजिए अभी 1-2 दिन, तो उनके लिए ऑनलाइन हम एक बैच लेकर के आएंगे, और काफ़ी मिनिमम फीस पे होगा, ऐसा नहीं है। देखो, जो फीस एक एक मिनिमम फीस है हम उस पर ही कोशिश करेंगे, जिससे कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी उस चीज़ का लाभ उठा सकें। और कोशिश ये रहेगी कि वो बैच कम से कम 4 से 5 महीने चलेगा, ज़्यादा 5 से 6 महीने चलेगा वो, हाँ 5 से 6 महीने चलेगा, क्योंकि उसमें कंटेंट भी ज़्यादा होगा, उसमें मटेरियल भी ज़्यादा होगा। और इस बात की आप इसको लिख लीजिए, खैर रिकॉर्ड तो हो रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उस बैच को कंप्लीट करने के बाद, हालांकि किसी भी बैच को कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो। रीजनिंग के बारे में बात कर रहे थे, बच्चे कहते कि सर आप रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हो, तो बच्चे रीजनिंग पढ़ाना मैंने बंद कर दिया है। रीजनिंग के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे पास, उनसे आप पढ़िए, अभी उनका बैच भी लॉन्च हुआ है, तो वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे अपना स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, यानी कि हमारी विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से जो बैच होगा वो बाईलैंग्वेज बैच होगा, बिल्कुल पूरी तरीके से बाईलैंग्वेज बैच होगा, और उसमें नोट्स भी मिलेंगे आपको, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको। और देखो, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम बैच में नोट्स दे दूंगा, पेशेंस रखेंगे, आपको सब चीज़ मिलेगी, बी पेशेंस, आप पेशेंस के साथ पढ़िए। आपको कंटेंट आपको इस तरीके से उसमें टीच होगा कि आप खुद ही मजबूर हो जाएंगे कि आप उसको नोट करें, ठीक है। क्योंकि हमेशा कभी भी मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि नोट्स अपने खुद से बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधायिका, राज्य विधायिका, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ये शायद कुछ लाइट चल रहा है मार्कर, 1 मिनट रुकेंगे, देखना इसको क्या हुआ। जी, तो हम बात कर रहे थे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, यानी कि राज्य की विधायिका के बारे में। और हम इसमें जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद। चूंकि इसमें स्टेट लेजिस्लेचर में हमारे गवर्नर भी आते हैं, और उसको हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो उसको हम दोबारा से कंटिन्यू नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें कंपैरिजन के बारे में, तो जिस तरीके से जो संघ में हमारी लोकसभा होती है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा से, और जो हमारी संघ की राज्यसभा होती है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी राज्य की विधान परिषद से, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से। हालांकि यहाँ पे दोनों के दायित्व कुछ थोड़े से अलग होते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो अलग होती है, लेकिन लगभग सेम ही होता है। जिस तरीके से
राज्य में हो जिस तरीके से संघ में लोकसभा काम करेगी उस तरीके से राज्य में विधानसभा काम करेगी, और जिस तरीके से राज्यसभा काम करती है उस तरीके से विधान परिषद काम करती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ मेजर डिफरेंस भी होंगे वो हम उसको डिस्कस करते चलेंगे। तो हेडिंग डालेंगे लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें पहला पॉइंट डालेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। तो हेडिंग डालिए सभी लोग। जी तो हेडिंग डालेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एलए। जी, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर राज्य में प्रोविज़न किया गया है हमारी विधानसभा का, और विधानसभा में हमारी मंत्री परिषद होती है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो राज्य की सरकार होती है वो विधानसभा के ही बहुमत पर ही निर्भर होती है, ये भी आप जानते हैं। हालांकि हम इसके बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें विधानसभा के बारे में, तो विधानसभा को क्या क्या नामों से संबोधित किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल के बारे में, तो हर राज्य की जो विधानसभा आती है वो आती है आर्टिकल 170 में, यानी कि आर्टिकल 170 में। और उसके बाद अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट नामों के साथ संबोधित किया जाता है। तो विच इज नोन एज, इज ए फर्स्ट नेम इज लोअर हाउस, यानी कि इसको कहा जाता है लोअर हाउस। लोअर हाउस यानी कि लोअर हाउस यानी कि निचला सदन, निचला सदन। हम इसको पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, यानी कि लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। हम इसको स्ट्रॉन्ग हाउस भी कहते हैं, यानी कि मजबूत सदन भी कहते हैं। हम इसको हाउस ऑफ पीपल यानी कि जनता का सदन भी हम इसको कहते हैं, जनता का सदन। और हम इसको नॉन परमानेंट हाउस भी कहते हैं, हम इसको नॉन परमानेंट हाउस भी कहते हैं, यानी कि अस्थाई सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिसोल्व हो सकती है। और कौन करता है इसको डिसोल्व? तो विच इज नोन एज बाय गवर्नर, राज्य का राज्यपाल। ठीक है, और किसकी सलाह पे? तो यहाँ पे एडवाइस होगी सीएम की। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे जो सलाह, ऐसा जरूरी नहीं है कि सलाह बाध्यकारी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि गवर्नर की ये स्वयं विवेक की पावर होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सीएम की सलाह हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर हाउस के बारे में। जी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम बात करें अपने संघ के बारे में, अपने
केंद्र के बारे में, तो वहाँ पे जो हमारा निचला सदन है वो है लोकसभा। उसी प्रकार से जो हमारी जो राज्य होता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, उस राज्य में जो भी निचला सदन होगा वो होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारी संघ है उसमें दो ही सदन होंगे, एक तो निचला सदन और एक उच्च सदन। और निचला सदन कहलाता है लोकसभा और उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। और उसी तरीके से हमारी राज्य में भी दो टाइप के सदन होते हैं, दो टाइप के हाउस होते हैं, जिसमें पहला हाउस होता है निचला सदन यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, जो कि कहलाता है उच्च सदन। तो विधान परिषद होगा उच्च सदन और विधानसभा होगी निम्न सदन। दूसरा पॉइंट है पॉपुलर हाउस यानी कि लोकप्रिय सदन। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों का सदन कहलाता है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे एमएलए होते हैं यानी कि जो भी विधायक होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, ये भी आप जानते हैं। और यहाँ पे जो भी इलेक्शन होगा वो जनता के द्वारा किया जाता है, यहाँ के प्रतिनिधियों का यानी कि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव का। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों के द्वारा लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति होगा कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। वही बात करें स्ट्रॉन्ग हाउस के बारे में, तो यहाँ पे कई मुद्दों में कई मुद्दों में मजबूत माना जाता है हमारी विधानसभा। जिस तरीके से अगर हम बात करें संघ के बारे में, तो संघ में जो हमारी लेजिस्लेटिव जो हमारी सॉरी सॉरी जो हमारी संघ में जो लोकसभा होती है, और लोकसभा अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा मनी बिल के मामले में काफ़ी मजबूत मानी जाती है राज्यसभा में। और दूसरा है अगर हम बात करें यहाँ पे सरकार के गिरने या बनने पर भी लोकसभा का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें विधानसभा के बारे में, तो यहाँ पे बिल के मामले में भी काफ़ी मजबूत सदन है। वो कौन कौन से बिल होंगे वो हम आगे बात कर रहे होंगे। और अगर हम बात करें सरकार के गिरने या बनने पे, तो उसमें भी भूमिका होती है विधानसभा की। तो इसलिए हम इसको मजबूत सदन कहते हैं। हालांकि इसके बारे में हम कंपैरिजन करके बताएंगे कि यहाँ पे क्यों मजबूत होगी हम, और क्यों कमजोर होगी राज्यसभा, क्यों कमजोर होगी विधान परिषद, और क्या सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन होता है, अगर होता है तो कैसे होता है, और अगर विधान परिषद को निरस्त किया जाए, उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए, तो वो कैसे हटाया जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है हाउस ऑफ पीपल, जनता का सदन है। ये दोनों का मीनिंग एक ही है, जो पॉपुलर हाउस है और जो हाउस ऑफ पीपल है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। यानी कि जनता का सदन, जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो डायरेक्ट विधानसभा में होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और लास्ट में बचता है नॉन परमानेंट हाउस यानी कि अस्थाई सदन। और अस्थाई सदन का मतलब होता है कि इसका जो टेन्योर होता है, जो इसका कार्यकाल होता है, वो फिक्स नहीं होता। हालांकि ये 5 साल के लिए काम करती है, लेकिन इसको पहले भी यानी कि इसके कार्यकाल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो दैट इज नेम ऑफ मिस्टर ईच स्टेट ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्य का जो भी गवर्नर होगा उसके द्वारा। यानी कहने का मतलब यह है कि गवर्नर के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट है जिनसे हम संबोधित करते हैं अपनी विधानसभा को। और आर्टिकल आप जान गए 170। ठीक है, चलिए भाई, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको ध्यान से कॉपी कीजिएगा। देखो, जो भी बच्चे आपके जो आसपास के छात्र हैं जो पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं और जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट बैच होगा ये वाला जो मैं अब लॉन्च करूंगा, कॉम्बो बैच होगा। और इसकी जो फीस होगी वो बिल्कुल नॉर्मल फीस होगी, जो फीस यहाँ पे चलती आ रही है वही फीस होगी। फीस में कोई भी जो है बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन कंटेंट में बढ़ोतरी की जाएगी। आपके लिए इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि अगर फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ जाए पीसीएस की तैयारी करने के लिए या एमपीपीसीएस की तैयारी करनी हो, आपको यूपीएससी प्री देना हो, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
जी, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके मेंबर के बारे में। जी, आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम बात करें संघ के बारे में, तो संघ में हमारी होती है लोकसभा, और लोकसभा के सदस्यों को कहा जाता है एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उसी तरीके से जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो हमारी विधानसभा होती है, उसमें भी मेंबर्स होते हैं जिनको कहा जाता है एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक। और इनके अपने अपने दायित्व होते हैं, इनका अपना अपना सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, इनकी अपनी अपनी क्वालिफिकेशन होती है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें विधानसभा के मेंबर के बारे में, तो ये जो मेंबर होते हैं इनको कहा जाता है एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब अगर हम बात करें मेंबर के बारे में, तो सबसे पहले मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि वो विधायक बनने के लिए योग्य हो। तो अगर कोई विधायक होगा तो डेफिनेटली वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का भी मेंबर होगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको सदस्यता लेनी होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट होता है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक हो। सिटीजन ऑफ इंडिया। जी, अब मैं हिंदी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जितने भी वर्डिंग है ये अपने बार बार लिख ली हो गया, और आपको याद भी है क्योंकि यहाँ पे लगभग 85% तो सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं और जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, और जो इस बैच को इंग्लिश में भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनका एक तरीके से वेस्ट होगा एसएससी में जो है तैयारी करना। वो अपने राज्य की तैयारी, राज्य सरकार की तैयारी करे, लाइक जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करे, क्योंकि एसएससी में सभी एग्ज़ाम में क्या होती है, इंग्लिश होती है। तो अगर आप इतनी इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं तो बेकार है, लेकिन इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। आप नहीं सीखोगे तो रियल लाइफ में तो सीखनी ही पड़ेगी। देखना इसमें कुछ ना ब्लर हो रहा है स्क्रीन में, जैसे मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा येलो हो रही है स्क्रीन, देखना। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। पूरा ब्लैंक हो गया। जूम आउट हो गया ये। देख लेना, इसको बाद में कर लेना। बाद में कर लेना इसको। जी, तो हम बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सॉरी, हम सबसे पहला पॉइंट जानेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी हमारा एमएलए होगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट होगा जो इसकी एज होनी चाहिए, यानी कि जो इसकी कंप्लीट एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर, ठीक है। 25 साल एज कंप्लीट होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो किसी भी तरीके से लाभ के पद पे ना हो, यानी कि नोट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। नोट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ के पद पे ना हो, ठीक है, लाभ के पद पे ना हो। और अगर ऐसा होता है और अगर लाभ के पद में पाया जाता है तो विधानसभा के द्वारा उनको कह दिया जाएगा कि चलो अजनबी बन जाएं हम दोनों, और उनको हटा दिया जाएगा उल्लंघन के आधार पे, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नोट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पे ना हो। और लाभ का पद क्या होता है ये मैंने आपको कम से कम 1000 बार तो बता ही दिया होगा।
तो अगर हम बात करें विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें हम एमएलए बोलते हैं, जिन्हें हम विधायक बोलते हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है, सबसे पहली होती है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हों। दूसरा, एज कंप्लीट, उनकी एज 25 साल हो, यानी कि कम से कम 25 साल हो। लेकिन अगर हम वही बात करें मैक्सिमम एज के बारे में, तो इनकी मैक्सिमम एज होती है नो लिमिट। और वहीं बात करें नोट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे ना हो। लेकिन अगर हम बात करें इनके टेन्योर के बारे में, तो इनका टेन्योर एक फिक्स होता है। इनका टेन्योर होता है कितना प्यारे बच्चों, कितना होता है, 5 साल होता है, यानी कि 5 ईयर। लेकिन अगर ये चाहें तो ये पहले भी रिजाइन दे सकते हैं, इनका पद खाली हो सकता है, या इनको इनकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है किसी न किसी उल्लंघन के मामले में। लेकिन अगर ये सुचारू रूप से सही तरीके से काम करते हैं तो इनका टेन्योर होता है 5 साल। वहीं हम बात करें इनके इलेक्शन के बारे में, तो इनका इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि इलेक्ट बाय पीपल, जनता के द्वारा। यानी कि अगर हम बात करें इनके इलेक्शन के बारे में, इनके निर्वाचन के बारे में, तो जो इनका निर्वाचन होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि ये बाय, बल्कि इसको ऐसा लिखेंगे, इलेक्ट बाय पीपल, जनता के द्वारा ये निर्वाचित होकर के आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका जो इलेक्शन होता है वो जनता के द्वारा होता है, डायरेक्ट होता है, कोई भी इनडायरेक्ट नहीं होता है। और हम और आप सिवाल ही वोट डालने जाते हैं एमएलए के चुनाव में, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे केवल 3 ही बातें करेगा एमएलए के बारे में, इसका टेन्योर, दूसरा पॉइंट होगा इसका इलेक्शन कैसे होता है, और तीसरा क्वालिफिकेशन, यानी कि इसकी अहर्ता है। और आप याद कीजिए कि मैंने बताया था, जब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने ये भी बताया था आपको कि किस पद्धति के द्वारा चुना जाता है हमारा विधानसभा का मेंबर, किस पद्धति से चुना जाता है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो कॉपी कीजिए इसको। और अगर आप चाहते हैं कि इनके बारे में और विस्तृत में जानकारी मिले, और भी ज़्यादा हम इसके बारे में समझ पाएं, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा यूपीएससी 2021 बैच, जो कि पूरी तरीके से आपके लिए बनाया गया है, जो बच्चे सिविल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। जी, तो कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। जी, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं सीटों के बारे में, जो हमारी, हाँ एक चीज और, जो पॉलिटी की जो करंट अफेयर है, जो पॉलिटी में जो अभी चेंजेस हुए हैं, जैसे लोकसभा की सीटों में परिवर्तन हुआ है, वो सब, मतलब सीटों में परिवर्तन नहीं, एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं, अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। वो जो जितना भी करंट अफेयर होगा वो मैं आपको सब लास्ट में बताऊंगा, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पता चला है, मैं अब इसको इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि अभी हाल ही में अगर मैंने अभी मान लीजिएगा कोई, अब मैंने अपडेट कराया और वो बाद में आकर के बदल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जब मैं पॉलिटी का बैच कंप्लीट करूंगा तो करंट अफेयर की क्लास आपकी लेकर के चलूंगा। पॉलिटी में जितने भी कोई मंत्री बदला है, किसकी सैलरी में परिवर्तन हुआ है, वो मैं आपको सब चीजें बता दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लेना। चलिए भाई, तो अब हम बात करें सीटों के बारे में। तो विधानसभा की जो सीटें होती हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीटों के बारे में, तो जो हमारी विधानसभा है उसमें जो मैक्सिमम सीट है वो कितनी है, 500, यानी कि 500 एमएलए। और ये जो 500 एमएलए है, यानी कि इन एनी स्टेट, किसी भी राज्य में हो सकते हैं, ठीक है।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो विधानसभा होगी, जो राज्य की विधानसभा होगी, उसमें जो मैक्सिमम सीटें होंगी वो 500 सीटें होंगी किसी भी राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। और अगर हम बात करें मिनिमम सीटों के बारे में, यानी कि कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए, मिनिमम, मैंने शॉर्ट में लिखा है मिनिमम, मिनिमम सीट के बारे में, तो यहाँ पे सीटें होंगी 60 एमएलए की। ठीक है, इस बारे में भी याद रखेंगे। और किसी भी राज्य में, एनी, इन एनी स्टेट। तो आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए जो हमारी विधानसभा होती है उसमें अधिकतम कितनी सीटें होती हैं, तो 500 सीटें होती हैं, 500 एमएलए होते हैं। और वही बात करें मिनिमम सीटों के बारे में, तो 60 एमएलए होने चाहिए। ठीक है। लेकिन हाल ही में इसका क्या रिजल्ट है, तो इसका रिजल्ट ये है कि अगर हम बात करें प्रेजेंट के बारे में, अगर हम बात करें प्रेजेंट सीट के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। ठीक है, इसको एक बार अपने बिहाफ पे भी चेक कर लेना। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 294 सीटें हैं। महाराष्ट्र में जो सीटें हैं वो है 288। अगर हम बात करें बिहार के बारे में, तो बिहार में जो सीटें हैं वो 243 हैं। और वहीं अगर हम बात करें मिनिमम सीट के बारे में कि कम से कम सीटें कहाँ पे है, तो कम से कम सीटें जो हैं वो आपकी सिक्किम में है। सिक्किम सिक्किम की विधानसभा में है 32 सीटें। और गोवा में है 40 सीटें। और आपकी मिजोरम में भी कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। ठीक है। और वही बात करें हम कुछ एक्सेप्शन केस के बारे में, अपवाद के बारे में, एक्सेप्शन केस यानी कि अपवाद के बारे में, तो अपवाद के बारे में पढ़ते हैं तो पौंडुचेरी, सिक्किम, पौंडीचेरी में जो सीटें हैं और जो सिक्किम में सीटें हैं, देखो सिक्किम में 32 हो गई। ठीक है। और वहीं गोवा में देखो 40 है, गोवा में देखो 40 हो गई सीटें, है ना। और वहीं हम बात करें पौंडुचेरी में 30 सीट हैं। ये कुछ अपवाद हैं, क्योंकि विधानसभा में 60 सीटों से कम नहीं होना चाहिए, जबकि ये सब आप देख सकते हैं 32 है या 40 है या 40 है या 30 है, 32 है या 40 है, ये सब हमारे अपवाद हैं। और अगर हम बात करें इसके बारे में, हम यूपीएससी के बैच में डिस्कस कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है। आपसे कभी भी एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछेगा कि बताइए इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, कि ऐसा क्यों है, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है। हालांकि वो ये भी डिटेल नहीं पूछता है अब कि वर्तमान में यूपी में कितनी सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें हैं, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है। लेकिन हमें इसको पता होना चाहिए। और आपका, अगर हम बात करें यूटी के बारे में, तो यूटी में भी हमारी विधानसभा है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम सीट ऑफ दिल्ली, अगर हम बात करें मैक्सिमम सीट ऑफ दिल्ली के बारे में, मैक्सिमम सीट्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की विधानसभा है उसमें 70 सीटें हैं हमारी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और वही बात करें पौंडुचेरी की विधानसभा में, तो वहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम सीटें हैं, यानी कि हम लिख देते हैं मैक्सिमम सीट्स जो हैं, मैक्सिमम सीट्स ऑफ पौंडुचेरी, पौंडीचेरी, यहाँ पे 30 सीटें हैं। ठीक है। और ये हमारी क्या है, यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। पहले आप इसको कॉपी कीजिए फटाफट से। चलिए अब इसको ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें विधानसभा की सीटों के बारे में, तो हालांकि विधानसभा की सीटों के बारे में यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए जो हमारी विधानसभा होती है उसमें अधिकतम कितनी सीटें होंगी, तो विच इज़ नोन एज 500 सीटें होंगी, 500 सीटें होंगी। और ये किसी भी राज्य के लिए होंगी, यानी किसी भी राज्य में होंगी। ठीक है, सब राज्यों के लिए होंगी मतलब। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम सीटों के बारे में, तो सीटें जो होंगी कम से कम, विधानसभा में जो कम से कम सीटें होंगी वो होंगी 60। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यूपी में हमारी 403 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 294 हैं, और आपका महाराष्ट्र में 288 है, आपका बिहार में 243 है। ये
संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे यूपी में 404 405 हो सकती है, ये अभी क्या पता कोई ऐसा अपडेट हुआ हो कि उसमें सीटें कम बढ़ती भी हुई हैं, वो मैं आपको फाइनल बता दूंगा, लेकिन बिल्कुल ये भी परफेक्ट डाटा है। और जैसे अगर हम बात करें मिनिमम सीटों के बारे में, यानी कि कम से कम सीटें किस राज्य की विधानसभा में हैं, तो सिक्किम में है, गोवा में है, मिजोरम में है। और वहीं हम बात करें यूटी के बारे में, तो यूटी में जो मैक्सिमम सीट है वो 70 है, और पौंडुचेरी में कम मैक्सिमम 30 है। हालांकि यह अपवाद है, एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है आपका जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। अब आपके पास एमसीक्यू की बुक है लूसेंट की, और घटना चक्र भी है, आप वहाँ से क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन बनता है ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनता बेफिक्र होकर उसका स्नैपशॉट खींचिए और मेरे पास सेंड कर दीजिए, यानी उस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे लगभग 6 से 7 जो बैचेस हैं हमारे, जो ग्रुप्स हैं हमारे, जो बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें कुछ में एक्टिवेट नहीं है, तो 1-2 दिन में हम अपडेट होगा तो वो हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने यूपीएससी के लिए एक अपडेट किया था, तो वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो भी हम उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कल हम पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में, और उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे हमारी स्टेट लेजिस्लेचर, और लगभग कल का दिन और लगेगा और हम पूरा स्टेट गवर्नमेंट को कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या क्या बच रहा है। अभी अभी विधानसभा विधान परिषद पढ़ना है, और फिर हमें थोड़े से मेंबर के बारे में पढ़ना है, यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि हम इसको कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे, यानी कल हम पूरा का पूरा ही कंप्लीट कर देंगे, और परसों से यानी नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि अब सिलेबस थोड़ा सा स्पीड से खींच के चलेंगे, और जिससे कि हाँ, लेकिन कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। अगर हमें 10 दिन का समय भी फालतू लगता है तो 10 दिन और लगाएंगे, लेकिन हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि सर ये टॉपिक आप हमें करवा दीजिए, तो वो टॉपिक भी मैं आपकी डिमांड पे करा दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 1-2 बच्चों की डिमांड नहीं चलेगी, कम से कम 60-70 बच्चों की डिमांड होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि सभी को मिलता रहे। चलिए अभी तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, ठीक है। और इसको पढ़ लीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उस बैच को बनाने की। हालांकि बच्चे काफ़ी है, मैसेज आए हैं, मैं आपको किस दिन कमेंट भी दिखाऊंगा बच्चों की कैसी आती हैं। तो कल हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा पॉलिटी स्पेशल और हिस्ट्री स्पेशल का जो कॉम्बो बैच आएगा, उसके लिए भी आप परेशान ना होइए, उसके लिए भी हम कोई रणनीति बना के, कोई प्लानिंग करके आपके लिए बैच लेकर के आएंगे। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।